हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर हमारा बेंजीन जो है उसके ऊपर एक ग्रुप कोई ऑलरेडी प्रेजेंट है तो जो नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे उसमें जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे जाके अटैच होगा वो कैसे पता चलेगा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। अगर हम बात करें, हमारे पास बेंजीन है जिसका फॉर्मूला है C6H6। उसका हमने नाइट्रेशन या सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, या फिर अगर हम लोग बात करें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, उसमें से कोई भी एक रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो कहने से एक पोजीशन पे जहां पे हाइड्रोजन होता है इन सब जगह पे, उसमें से कोई भी एक पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ गया है, जो कि मिथाइल, इथाइल, असाइल ग्रुप, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो या SO3H ग्रुप हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्योंकि एक जगह पे हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया है। सो ऐसे बेंजीन को हम लोग बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बराबर है। इस बेंजीन को अगर हम लोग जहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है उस ग्रुप को बेटा हम लोग कार्बन को मार्क कर लेते हैं 1, जहां पे वो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को मार्क कर लेते हैं 1। तो आपके पास दो तरीके, आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों में से कोई भी नंबरिंग कर सकते हो। अगर मैं क्लॉकवाइज नंबरिंग करता हूं सो दिस विल बी 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, जो 2 और 6th पोजीशन है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में याद रखना, जो सेकंड पोजीशन और जो 6th पोजीशन होता है वो दोनों आइडेंटिकल पोजीशन होती है और उनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग सिर्फ ओ लिखते हैं। ये सब हमने IUPAC में भी देखा था, कॉमन बेसिक नेमिंग में भी पढ़ा था। उसके बाद में 3 और 5th जो नेमिंग है पोजीशन है वो भी सेम ही है, और 3 और 5th जो है वो दोनों पोजीशन को हम लोग मेटा पोजीशन बोलते हैं। ये इनको भी हम लोग आइडेंटिकल ही मान के चलेंगे, दोनों सेम ही है। और एक ही पोजीशन बाकी रह जाता है, दैट इज 4th पोजीशन। इसको हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं P, दैट इज OMP। O ऑर्थो, M मतलब मेटा एंड P मतलब पैरा, ठीक है। ये हम लोग कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं। IUPAC में तो हमारे पास में 1 2 नंबरिंग वाला सिस्टम ही चलता है। अभी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता हूँ तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो इसका नेचर होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके नेचर से डिसाइड होगा कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल से स्टार्ट करके समझाता हूँ। समझो हम लोग स्टार्ट करते हैं केस 1। केस 1 में इफ S, दैट इज दिस सब्स्टिट्यूएंट, इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या चलो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविटी से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सो अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, केस 1 में डिस्कस करते हैं, इफ द सब्स्टिट्यूएंट S इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। इमेजिन करो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट वाला मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इस तरीके से। क्लियर? अभी यहाँ पे टोटल 3 जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या तो ऑर्थो पे या फिर मेटा पे या फिर पैरा पे। सर ये दोनों जगह पे भी क्यों नहीं? ये दोनों और ये दोनों तो सेम ही है ना, ये दोनों और ये दोनों भी तो क्या है, सेम है। तो एक्चुअल में देखने जाए तो टोटल रिएक्शन कितने हो जाएंगे? 3 ही हो जाएंगे बच्चों। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके, सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्थो से, ऑर्थो पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और S जो है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको ले लेते हैं? OH को ले लेते हैं। OH क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, डोंट वरी। अभी आप लोग पहले समझ के ले लेते हैं। अगर ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ, ठीक है, और ये वाले पोजीशन पे समझो अपना सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस पोजीशन पे आके अटैच हो रहा है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे H तो हो गई, तो इस केस में क्या होगा? इस वाले पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे E है, E जुड़ गया यहाँ पे, है ना, एक तो H था ही ना यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा OH। दिस स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। सर क्यों ऐसा? बिकॉज ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर अंदर शिफ्ट कर सकता है, तो ये तो ऑन द स्पॉट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस वाला स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर।
ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हाईली क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर आ रहा है, राइट, ध्यान देना। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं रेजोनेंस करूंगा इस तरीके से, तो इसमें रेजोनेंस हो सकता है। तो अगर इसमें रेजोनेंस होगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे OH तो था ही, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट होगा, और अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो किस तरीके का होगा वो देखते हैं। ऐसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH है ही है, और यहाँ पे H और E है। क्लियर है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा हमको, जहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे E हो जाएगा। ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जो इसका जर्नी है उसमें तीन क्या है मेरे पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, उसमें से तीन में से मुझे ये वाला हाईली स्टेबल मिला है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बाकी ऐसे भी नहीं है कि कोई अनस्टेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये का ये प्रोसेस मेटा पे करवाता, ठीक है ना, मेटा पे करवाता तो फिर मुझे होता, यहाँ पे क्या होता, ये बॉन्ड इस तरीके से टूटता, इस तरीके से टूटता, देखो तभी तो इधर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आना चाहिए यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये वाला E प्लस जो है वहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो इन दैट केस यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, E। और इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज ना। ये वाला कार्बन जो है बेटा इन दोनों के जैसे स्टेबिलिटी लेके आया है, ठीक है। क्या वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड लग रहा है, इसके जैसा नहीं। इसमें तो बैक बॉन्डिंग अगर होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देता है ना, तो ऑन द स्पॉट इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसा कोई केस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं रेजोनेंस करवाऊं तो ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H, और यहाँ पे E तो था ही। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, इससे क्या सीखने को मिलेगा हमको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ पे E आ जाएगा। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट जब बनेगा तब क्या हो जाएगा देखते हैं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, और यहाँ पे आ जाएगा E। तो ये मेटा प्रोडक्ट हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। बट अगर आप इसके तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, एक भी इसके जैसा नहीं दिख रहा है। आप देख लो, एक भी इसके जैसा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल के जर्नी के अंदर सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल किधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसमें ऐसा कोई दिख रहा है क्या, नहीं। तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जाना पसंद करेगा, ऑर्थो पे जाना पसंद करेगा क्या, मेटा पे जाना पसंद करेगा, नहीं। चलो एक और पोजीशन बाकी रह गया, कौन सा वाला, पैरा पोजीशन। चलो उसको भी चेक कर लेते हैं, पैरा पोजीशन में क्या खराबी है वो भी देख लेते हैं, या क्या अच्छी बात है वो भी देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पैरा पोजीशन पे जाता है, इलेक्ट्रोफाइल अगर पैरा पोजीशन पे जाता है तो ये बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा, इसकी तरफ, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तब ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अभी आप मुझे बताओ, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे E आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH हो जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही रेजोनेंस होगा वो इस तरीके से शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होते ही बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, और ये देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते ही हम क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल। इसके जैसा ही होगा, देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव, हाईली स्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ कहाँ जाना पसंद करेगा, या तो वो बोलेगा मैं तो या तो जाऊंगा तो ऑर्थो पे जाऊंगा, या तो अगर जाऊंगा तो पैरा पे जाऊंगा, मेटा पे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेटा पे मेरे लाइफ में वो वाला नहीं आ रहा है जो इसके केसेस में आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा फाइनली बताइए, प्रोडक्ट, इस केस में फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखो अभी भी वहां पे पॉजिटिव चार्ज एक बार आके गया, इसके केस में तो एक भी बार
इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया नहीं, देखो इधर से आया फिर इधर के सीधा इधर निकल गया, मतलब उसके बाजू में से निकल गया, बट वो वाला कंडीशन मिला ही नहीं उसको। इस वजह से कंपैरेटिवली वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। अभी आप बता नेक्स्ट स्टेप में ये H इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला जो होगा वो भी एक फाइनल प्रोडक्ट ही है। तो ये भी प्रोडक्ट है। तो मुझे था इसमें सबसे ज्यादा फिजिबल प्रोडक्ट्स कौन से हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन occurs at substitution will occur at ortho and para only, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे भी ही होगा, मेटा पे ये प्रोसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा कोई भी एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया ही नहीं है, जबकि इसके केस में बेटा यहाँ पे भी हाईली स्टेबल बना, यहाँ पे भी हाईली स्टेबल बना, और ये दोनों इसके जैसे ही दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके केस में और इसके केस में हाईली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, जबकि इसके केस में हाईली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, ऑर्थो और पैरा पे होगा, दोनों में से कोई भी एक जगह पे। और पैरा पे थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब ऑर्थो पे होता है तो ये दोनों एक दूसरे के थोड़े करीब है, तो थोड़ा रिपल्शन होता है, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। जबकि अगर ये और ये ग्रुप की बात करें तो ये दोनों बेटा कश्मीर और कन्याकुमारी में, तो इनमें रिपल्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस वजह से ऑर्थो और पैरा में भी अगर कभी पूछ ले कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट तो दो ही बनेंगे, या तो ऑर्थो या फिर पैरा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बट उसमें भी अगर आपको पूछ ले कि कौन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा बनेगा, तो पैरा वाला प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर रिपल्शन क्या होगा, दो ग्रुप्स के बीच में कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे पहचाना जाता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है। आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस केस 2। केस 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे बेंजीन से। अभी आप लोग के मन में भले डाउट आ रहा होगा सर कैसे पता चलता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, डोनेट कर रहा है, बट डोंट वरी, वो आपको ये समझाने के बाद मैं आपको बताऊं कौन से ग्रुप विड्रॉ करते हैं, कौन से डोनेट करते हैं, वो बहुत ईजी है फाइंड आउट करना, मैं बताऊंगा। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, केस 2, तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे प्रिफर्ड होता है वो भी डिस्कस करते हैं। इमेजिन करो हमारे पास में NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। NO2 ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो इसमें भी 3 पोजीशन पे हो सकता है, या तो ऑर्थो, या तो मेटा, और थर्ड वाला है पैरा। इन तीनों में से कोई भी एक पोजीशन पे हो सकता है, राइट। तो अभी अगर हम बात करें फर्स्ट वाले केस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्थो पोजीशन पे, इलेक्ट्रोफाइल आ गया E+। ठीक है, अभी देखिए ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से टूटेगा। फिर अभी इन दैट केस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे समझो ये ग्रुप बना दिया इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H आ गया एंड यहाँ पे NO2 आ गया, सॉरी NO2 नहीं, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और यहाँ पे है NO2। ठीक है, यहाँ पे बेटा प्लस आ गया। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, एक तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये बेचारा पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है ना, एक तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा। ये तो ऐसा हो गया बेटा कि एक तो कोरोना की वजह से बेटा, लॉकडाउन की वजह से एक आम आदमी बेटा बहुत परेशान है, उसके बेटा इनकम ही नहीं आ रही है, और ऊपर से समझो गवर्नमेंट ने बेटा कोई जबरदस्त टैक्स लगा दिया, तो बेटा वो तो बेटा और ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। या गवर्नमेंट की जगह पे अगर हम लोग देखें कोई चीजें बहुत महंगी हो गई बेटा, ठीक है ना, तो उसके लिए तो और जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेटा पहले से बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो ये तो बेटा हाईली पहले स्टेबल था, अभी हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलेगा, अरे यार ऐसे वाला तो कंपाउंड जिंदगी में आएगा तो फिर मैं तो ऑर्थो पोजीशन पे तो नहीं आऊंगा। ठीक है ना, फिर अगर मैं नेक्स्ट बताओ इसका, अगर रेजोनेंस बनाते जाएंगे, रेजोनेंस अगर मैं बनाता हूँ इसका, ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो रेजोनेंस में इस तरीके से अगर बॉन्ड शिफ्ट होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड,
यहाँ पे H और यहाँ पे E हो जाएगा। फिर ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा फिर क्या होगा बताइए? ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NO2, यहाँ पे H, यहाँ पे लिख लेता हूँ और E यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा तब क्या बनेगा? आपका फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। एकदम क्लियर? बट स्टूडेंट ये प्रोडक्ट बनाना एक अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट से बना है बेटा। तो इसका मतलब ये तो बेटा बनने के चांसेस आर वेरी लेस। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो ऑर्थो पे तो आने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अगर मैं ये बेटा एग्जांपल लूं मेटा का, तो मेटा के केस में क्या होगा? ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, इसकी तरफ टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड तो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो अगर ये बॉन्ड इस तरीके से टूट रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कौन सा? NO2 ग्रुप, और यहाँ पे इस तरीके से टूट रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे H और यहाँ पे E हो जाएगा। ठीक है? तो इस केस में बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं आना चाहिए, इधर आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि वो हाईली क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा और इस तरीके से टूट के क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और यहाँ पे E है। ठीक है? यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या बन जाएगा? NO2। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये देखो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो ये क्या बोलेगा? मैं तो बच गया यार। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलेगा? बाल बाल बच्चा, मैं इधर से इधर आता तो मेरे लाइफ में भी हाईली अनस्टेबल हो जाता मैं भी, बट ये मैं इधर से इसको पास करके इधर आ गया। इन दैट केस क्या हो जाएगा? ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल हो जाएंगे ये तीनों। अभी ये देखो इसके लाइफ में ये हाईली अनस्टेबल आ गया, इसके लाइफ में ऐसा कोई केस नहीं है। तो ये क्या बोलेगा? मैं एटलीस्ट अगर मुझे जाना ही है तो मैं ये कंडीशन के थ्रू जाऊंगा, मतलब मेटा पे जाऊंगा। तो मेटा पे जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो हाईली अनस्टेबल वाला केस मेरे लाइफ में नहीं आएगा, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे NO2 बोलूँ तो यहाँ पे NO2 और यहाँ पे E आ जाएगा। ये भी अपना प्रोडक्ट वाला केस हो गया। ठीक है? तीसरा फाइनली अगर हम बात करें बच्चों फाइनल, ठीक है ना, थर्ड इलेक्ट्रोफाइल अगर पैरा पोजीशन पे गया तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, इधर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा फिर, है ना? तो इस केस में क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे E जुड़ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? NO2 जुड़ जाएगा, है ना? अभी हम क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर ये इधर से इधर शिफ्ट होगा। अब यहाँ भी इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे इसको शिफ्ट करता हूँ तो ये वाले पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। टेल मी दिस इज सेम एज दिस ओनली ना। तो बेटा ये भी क्या बोलेगा? आई एम हाईली अनस्टेबल ना। ये क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल। तो ये वाला कंडीशन बनने के चांसेस बहुत ही कम है। तो ये क्या बोलेगा? मैं पैरा पोजीशन पे भी नहीं जाऊंगा, हाईली अनस्टेबल। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो बता क्या बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NO2 आएगा, यहाँ पे NO2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H और यहाँ पे E। फिर ये बॉन्ड अंदर से इधर शिफ्ट हो जाएगा और इससे फाइनली हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो आप मुझे था इसके केस में हाईली अनस्टेबल केस आ रहा है, ऑर्थो में तो ये नहीं बनेगा। इसके केस में भी हाईली अनस्टेबल आ रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। तो भले इसके केस में हाईली स्टेबल नहीं भी आ रहा है तो हाईली अनस्टेबल भी तो नहीं आ रहा है ना। तो ये वाला चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है देन सब्स्टिट्यूशन विल अकर एट मेटा पोजीशन। देन सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा? मेटा पोजीशन पे होगा। याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा में भी अगर आपको पूछ ले कि मेजर कौन सा होगा, ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा मिलेगा, तो आप पैरा बोल सकते हो। अभी क्वेश्चन आता है मन में कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? उसका ट्रिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस कि हाउ टू फाइंड आउट वेदर द गिवन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ना स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है। अगर हमारे पास में
ये बेंजीन है, लिसन ध्यान से, अगर हमारे पास में ये बेंजीन है राइट, तो बेंजीन के अंदर ये जो ग्रुप होता है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं ए ग्रुप। क्या मान लेते हैं? ए ग्रुप, ठीक है ना। इसको एस या ए जो भी बोलना है बोल सकते हैं। सबसे पहला ट्रिक है, ट्रिक नंबर वन, आरपी ट्रिक नंबर वन, कि अगर इसके ऊपर डबल बॉन्ड या इसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है, फर्स्ट एटम से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है ना, ए से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाया जाएगा। सर क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस हमेशा उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ लेके जाएगा। सर कैन यू गिव अस एग्जांपल? श्योर। अगर मैं आपको बोलूं कि समझो ए जो है वो क्या है बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ, OH है, तो मुझे यह बताओ, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन है, इसके ऊपर डायरेक्टली देखो डबल बॉन्ड है, देखो फर्स्ट एटम के ऊपर ही डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो इसको लिखने के टाइम में हम कैसे लिखेंगे? ये देखो इस तरीके से, तो सी डबल बॉन्ड ओ, OH लिख दिया। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट एटम के ऊपर, या फर्स्ट एटम के ऊपर ही होना चाहिए, फर्स्ट एटम के ऊपर ही डबल बॉन्ड है, तो वो विड्रॉइंग है। कैसे? क्यों? ये अगर ऐसे विड्रॉ करेगा तो ये ऐसे खींचेगा ना अंदर, इन दैट केस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे आप एस्टर ले लो, ठीक है ना, आप एनहाइड्राइड ले लो, सब में बेटा बात तो एक ही हो रही है, एनहाइड्राइड ले लो, आप अमाइड ले लो, आप अल्डिहाइड ले लो, आप कीटोन्स ले लो, ठीक है ना, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं NO2 की, नाइट्रो ग्रुप की, तो नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है बेटा। तो ये अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली जुड़ा है तो इसके ऊपर पहले ही एटम पे क्या है? डबल बॉन्ड है। नाइट्रो ग्रुप ले लो, नाइट्रोसो ग्रुप ले लो, इस तरीके से ले लो, ठीक है ना। उसके बाद में और भी एग्जांपल्स है, सल्फोनिक एसिड ले लेते हैं, SO3H, तो देखो यहाँ पे तो फर्स्ट एटम के ऊपर ही दो दो डबल बॉन्ड आ गए। तो इस तरीके से ये हो गया। और एक एग्जांपल इसमें एक्सेप्शन के तौर पे आप याद रख सकते हो, CF3 बेटा। तो ये जो एटम है, भले आप लोगों के साथ इधर तो डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये तीनों के तीनों फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे। ट्रिक नंबर 2, आरपी ट्रिक नंबर 2, इससे अपना मैक्सिमम काम हो जाएगा। अभी अगर फर्स्ट एटम के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट है, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी नहीं है और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो पक्का वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही होगा 101%। सर कैन यू गिव अस एग्जांपल? श्योर, आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल ले लो, OH बेटा मान लो, बेंजीन के ऊपर इसको जोड़ दो, फिनॉल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर भी देखो उसके पास लोन पेयर है ना, वो डोनेट ही करेगा। कैसे डोनेट करेगा? ये देखो, अगर हम बात करें इसकी, तो ये ऐसे है, इसके पास दो दो लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा? इसको दे देगा और ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद में आप कोई भी ईथर ले लो, ये देखो इस तरीके से, आप अमाइन ग्रुप ले लो, NH2 ग्रुप ले लो, आप 2 डिग्री अमाइन ले लो, ठीक है ना, 2 डिग्री अमाइन ले लो, 3 डिग्री अमाइन ले लो, कोई भी आप अमाइन ले लो, ठीक है ना, 3 डिग्री अमाइन ले सकते हो। ये सब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? डोनेटिंग ग्रुप हो जाएंगे। आप ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन क्यों? क्योंकि देखो इसके पास बेटा लोन पेयर है, लोन पेयर हो गया कि नहीं हो गया? आप ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन ले लो, आयोडीन ले लो, ये सब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नोट याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, आने वाला जो मेहमान आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? मेटा पोजीशन पे जाएगा। ये चीज आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है। सर हमको थोड़ा क्वेश्चन करा के प्रैक्टिस करा दो। तो अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss one question. Predict the possible products of the following reactions, right? सबसे पहले बोला है क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन ना, क्लोरीनेशन ऑफ
बेंजीन तो हमको पता है कि क्लोरोबेंजीन बनता है, यहाँ ने उन्होंने बोला है क्या, नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों अगर हम बात करें नाइट्रोबेंजीन की, तो ये तो ऑलरेडी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। अभी जो आने वाला ग्रुप है, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूँ Cl2, ऑब्वियसली क्लोरीनेशन बेटा हम लोग को FeCl3 के प्रेजेंस में कराना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्लोरीन कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, वो डिपेंड करता है NO2 के ऊपर। NO2 सबको पता है इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो मेटा पे जाएगा, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा मेटा वाला, तो यहाँ पे क्लोरीन मेटा पे आ जाएगा, प्लस बन जाएगा HCl, हो गया। तो ये वाला हो जाएगा आपका कंपाउंड। इसमें नाम कैसे लिखेंगे बताओ, 1 ABCD दोनों के दोनों में से कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं बेटा, 1 2 एंड 3, इसका नाम क्या हो जाएगा ABC के हिसाब से बताओ, 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, दिस इज नथिंग बट नाइट्रो बेंजीन। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है बच्चों, तो इसका मतलब बेंजीन के ऊपर पहले से ही क्लोरीन ग्रुप तो प्रेजेंट है, बेंजीन के ऊपर पहले से क्या है, क्लोरीन है, और क्लोरीन सबको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इसका मतलब आने वाला ग्रुप कहाँ कहाँ जा सकता है, ऑर्थो पे और पैरा पे, और इसका सल्फोनेशन करना है, तो सल्फोनेशन में हम यूज करते हैं HOSO3H, प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, वो भी कौन सा वाला, कॉन्सेंट्रेटेड 373 केल्विन। तो ऑर्थो पे भी जा सकते हैं और पैरा पे भी जा सकते हैं, यहाँ का भी H निकल सकता है, यहाँ का भी H निकल सकता है, दोनों में से कोई भी एक जगह का H निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे SO3H आ सकता है, एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है या फिर ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। उन्होंने ये थोड़ी बोला कि मेजर प्रोडक्ट ही लिखो, उन्होंने बोला प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, तो ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है और ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। सल्फोनिक एसिड तो बेटा सेकंड फंक्शनल ग्रुप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये हो जाएगा आपका दो प्रोडक्ट, और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेंगे, एक वाटर यहाँ से निकल सकता है, एक वाटर यहाँ से निकल सकता है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आता है ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल, फेनॉल का ब्रोमिनेशन करना है। फेनॉल में जो होता है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है, और OH ग्रुप बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊं तो ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरो पे FeBr3, तो ऑर्थो पे भी हो सकता है और पैरा पे भी जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास में 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहाँ पे ब्रोमीन आ सकता है या फिर पैरा पे भी आ सकता है, बट उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मेजर प्रोडक्ट, तो हम लोग दोनों लिखेंगे, +2 HBr आएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमोफेनॉल, 2 ब्रोमोफेनॉल, और इसका 3 ब्रोमोफेनॉल, 3 ब्रोमोफेनॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रेशन ऑफ टोल्यूइन की, टोल्यूइन का नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन ऑफ टोल्यूइन, टोल्यूइन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3, जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं लिख लो, अगर आपको चाहिए तो लिख लो, जितने भी अल्काइल ग्रुप है, ऑल अल्काइल ग्रुप्स, all are electron donating groups, all alkyl groups are electron donating group, keep this in mind, very very important, because इनके पास तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन ही देगा, ये इलेक्ट्रॉन कभी लेते नहीं है, प्लस आई इफेक्ट ही रहता है इनका। नाइट्रेशन का मतलब HONO2, ठीक है ना, और इवन से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैटलिस्ट भी है, और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में भी हेल्प करेगा। तो इसमें भी 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, ऑर्थो पे भी आ सकता है, NO2 कहाँ कहाँ आ सकता है, ऑर्थो पे भी आ सकता है और पैरा पे भी आ सकता है, पैरा पे भी आ सकता है, प्लस क्या यहाँ से H और यहाँ से OH, कितने H2O, 2 H2O भी आ सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 नाइट्रोटोल्यूइन, 2 नाइट्रोटोल्यूइन, और इसका नाम 4 नाइट्रोटोल्यूइन, 4 नाइट्रोटोल्यूइन,
4 नाइट्रोटोल्यूइन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रीड करिए। मेजर प्रोडक्ट उन्होंने स्पेसिफाई किया है, मेजर प्रोडक्ट इन क्लोरीनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या C2H5, सबके सब अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करता हूँ तो एरो पे क्या लिखेंगे, FeCl3 लिखेंगे बच्चों। तो ऑर्थो पे भी आ सकता है और पैरा पे भी आ सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मेजर हमेशा जनरली क्या होता है ऑर्थो पैरा में से पैरा होगा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम। और उन्होंने स्पेसिफाई किया, वरना तो हम लोग दोनों लिखते थे। तो इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे, प्लस एक क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा उसमें जो आने वाला ग्रुप होगा वो कहाँ पे आएगा वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बचता है, कार्सिनोजेनेसिटी ऑफ बेंजीन एंड उसके कंपाउंड, वो डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टॉप दिस लेक्चर। इसका फोटो ले लो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू द लास्ट टॉपिक, कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी। मैंने आपको पहले भी फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया था कि बेंजीन जो होता है वो टॉक्सिक होता है, अगर हम लोग उसको इनहेल करते तो इवन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बेंजीन जो होता है टॉक्सिक के साथ साथ कार्सिनोजेनिक होता है ना। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो कैंसर को कॉज करता है, और वी कैन से कैंसर कॉजिंग एजेंट। ठीक है। कार्सिनोजेनिक मतलब जिसकी वजह से हमको कैंसर हो जाता है। बेसिकली जो कैंसर होने का रीजन है उसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि टोबैको खाने से कैंसर होता है, और आपने ऐड में भी देखा होगा, इवन थिएटर में हम लोग देखने जाते तो स्टार्टिंग में ऐड भी आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनके इनकम्प्लीट कंबशन, जैसे टोबैको है, कोल है, पेट्रोल है, इनके इनकम्प्लीट कंबशन से ही ये सब बनते हैं। और वो सब बेटा हमारे बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है, हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी में लीवर में क्या होता है, बेंजीन जो है ऑक्सीडाइज होकर इपॉक्साइड बनाता है। बेंजोपाइरिन करके जो कंपाउंड है ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स इपॉक्सीडायोल। अभी ये जो कंपाउंड है बेटा कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब ये बॉडी में रिएक्ट करते हैं डीएनए के साथ, और डीएनए के साथ रिएक्ट करके म्यूटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और सबको पता होगा एक बार म्यूटेशन हुआ तो कैंसर होने के चांसेस फिर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जितने भी बेंजीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर कार्सिनोजेनिक। इसलिए लैब में जब हम लोग इनके साथ डील करते हैं तो बहुत केयरफुली रहना पड़ता है, ज्यादा इनहेल नहीं करना होता है, ज्यादा इनको टच नहीं करना होता है, ग्लव्स पहन के काम करना होता है। ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जितना हो सके कम आना होता है। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास में टोटल 4 चैप्टर्स थे या 4 टॉपिक्स थे। अल्केन हमने पढ़ लिया, अल्किन हमने पढ़ लिया, उसके बाद में अल्काइन पढ़ लिया, और अरोमेटिक कंपाउंड हमने 3 लेक्चर में खत्म कर दिया। मैंने प्रीवियस लेक्चर भी थोड़ा छोटा ही बनाया था, आज का लेक्चर भी थोड़ा छोटा है, दोनों को कंबाइन करके भी हम लोग देखें तो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक्चुअल में तो 2 ही लेक्चर में खत्म हो जाता है, बट मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि चीजें हम लोग अच्छे से समझ सके। Now students, this is the end of hydrocarbon chapter. This is a very important topic for your बोर्ड एग्जाम एंड कॉलेज एग्जाम। तो ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं बेटा वो हम लोग कॉलेज एग्जाम के हिसाब से देख रहे हैं। हम लोग ने हाइड्रोकार्बन, अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंट्रेंस में भी पढ़ा है, बट उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है। सो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।